साथियों, जब पूरा देश महंत नरेंद्र गिरी के फांसी लगा लेने से स्तब्ध है, ऐसे में हिंदू शेर अर्नब गोस्वामी कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। 5 दिन बीत गए, साधु संत और पूरा समाज इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। क्रूरतापूर्ण हत्या वहां उनके सामने हो रही थी और वो मूक दर्शक बने रहे, इसलिए उसमें पुलिस भी जो है गुनाहगार है। सबको जितने भी हैं, चाहे जो भी हो, उन सभी गुनाहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर 23 तारीख तक नहीं हुआ तो 24 तारीख से आमरण अनशन पर बैठूंगा। आज मेरा पहला सवाल, मैं चाहता हूं भारत के सब लोग इसको देखें और सुने और सोचे, दिखाइए और बोलिए आपके मन में क्या है। आज स्वामी दीपांकर जी, मेरे सन्यासी को मारा क्यों, प्रथम यहीं से प्रारंभ करता हूं। ये मीडिया नहीं रही, ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बचा देते, क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को चुप रहती है। जो हाल चल, जहाँ पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। आज मेरा पहला सवाल, मैं चाहता हूं भारत के सब लोग इसको देखें और सुने और सोचे, दिखाइए और बोलिए आपके मन में क्या है। आज अर्नब बेटा, तुम कहाँ हो? नागपुरिया फूफा के पास से कब आओगे? अर्नब, ये मीडिया नहीं रही, ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी। ना बेटा, ना, ऐसा ना बोलते। अब भी तुमको ना टीआरपी चोरी में पकड़ा गया था। अब सबको याद दिलाओगे तो फिर से सब तुमको ट्रोल करने लगेंगे। ऐसा ना बोलते, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बचा देते, क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, मैं थूकता हूं और थूकता है भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज से कुछ महीने पहले की ही बात है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की भीड़ ने लिंचिंग करके हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा भारत आक्रोशित था। न सिर्फ भगवा ब्रिगेड बल्कि पूरे देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस हत्या के खिलाफ थी। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस हत्या के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन ऐसे में भी एक ऐसा व्यक्ति था जो इस देश में
एक पार्टी विशेष और उसके विशेष नेता को अपना टारगेट बनाकर अपनी टीआरपी की पिछड़ती रेस को बनाए रखने के लिए, रेस में आगे बढ़ने के लिए उसने किस हद तक नहीं गिरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पागलपन की हद तक जाकर बेवकूफी की हद पार करने वाले अर्नब गोस्वामी की। कहां है अर्नब गोस्वामी? 48 घंटे हो गए। भारतीय अखाड़ा परिषद के महान नरेंद्र गिरी जी का सब फांसी के फंदे से झूलता पाया गया। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महेंद्र गिरी कोई साधारण संत नहीं थे। ये ऐसे रसूखदार संत थे जिनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठना बैठना खाना पीना तक था। आपको विश्वास नहीं होगा, आप तमाम विजुअल्स देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने शीर्ष के ब्लैकमेलिंग से परेशान थे। आखिर जिस व्यक्ति या जिस संत का इतना बड़ा पहुंच हो, जो प्रदेश के मुखिया, जो देश के प्रधानमंत्री तक से व्यक्तिगत ताल्लुकात रखता हो, आखिर उसे किसी के ब्लैकमेल करने पर आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? क्या ये सवाल नहीं उठता है? और ऐसे वक्त में ऐसे चूहादानी से निकले हुए सुंदर भी चुप हो जाते हैं, तो क्या इन पर सवाल उठाना लाजमी नहीं होता? दोस्तों, इसके बारे में और ज्यादा कहूं उससे पहले मैं आपको एनडीटीवी के पत्रकार के द्वारा, जिनका घर वहीं पे बाघम्बड़ी महंत जी का जो आश्रम है उसके महज कुछ ही दूरी पर है, मैं उनकी बातों को आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिर उनके आश्रम के आसपास के लोगों का क्या कहना है। जरा आप उनकी बातों को सुनिए और फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए निधि, इस पूरे मामले को लेकर के जैसा आपने अभी पहले कई लोगों की बातें सुनाई थी और जिस तरीके की बातें बता रहे थे, उसमें बहुत से लोग जो उनके नज़दीक से जानने वाले लोग हैं, जो उनको पहचानने वाले लोग हैं आनंद गिरी को, उनको उनके जो सुसाइड पर है अचानक भरोसा नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई निधि। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं इलाहाबाद में, मेरा घर वहीं है जहाँ पर बाघम्बरी मठ है, उसके बगल में है। तो उसके इर्द गिर्द के बहुत से लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब हमने जानने की कोशिश की तो उन लोगों ने यही बताया मुझे कि आनंद गिरी नरेंद्र गिरी ऐसे नहीं थे कि वो जो है इस तरीके से सुसाइड कर लेते। इसके अलावा जो जिस तरीके से उस सुसाइड नोट की एक बात आ रही है, जिस तरीके से की जा रही है, उस पर भी लोग यही कह रहे हैं कि जब कोई आदमी सुसाइड करता है तो वो पल दो पल का मामला होता है, एक क्षणिक मामला होता है, बहुत सुनियोजित तरीके से नहीं करता है। और जिस तरीके से 6 पेज की चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के अंदर का जो मसौदा सूत्रों के जरिए पता चल रहा है कि उसमें वसीयत या कुछ इस तरीके की बातें हैं, वो सारी चीज़ें तफसील से लिखी गई है। और भी जो बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही कि वो खाना खाते हैं 1-1:30 बजे, फिर वो 3 बजे सोने जाते हैं, फिर 5-6 बजे तक जब नहीं आते हैं तब उनके कुछ 1-2 शिष्य हैं, उन्होंने दरवाज़ा धक्का दिया तब उन्हें लटका हुआ पाया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपस में एक दूसरे से वो मेल नहीं खाती हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो है ये इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा है, खासतौर से नरेंद्र गिरी के अपने व्यक्तित्व स्वभाव को लेकर के, क्योंकि वो 15 साल पहले बाघम्बरी मठ में आए थे, उसके बाद अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष बने थे। अखाड़ा परिषद को लेकर के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत से काम किया था। हम लोग जब कुंभ के दौरान या माघ मेले के दौरान कवरेज पे जाते थे तो अक्सर नरेंद्र गिरी से मिला करते थे, वहाँ पर जाकर के उनसे बातें करते थे, तो बहुत पॉजिटिव बात करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ऐसा नहीं है कि लोगों को अचानक लग रहा है कि उन्होंने कैसे सुसाइड कर लिया। ये अलग बात है निधि कि बीच में वो विवादों में रहे। बाघम्बरी मठ की जो जमीन है उसमें बेचने पर उसमें फ्लैट बना, उसको लेकर के काफ़ी विवाद था। बाघम्बरी मठ वो निरंजनी अखाड़े से संबंधित थे, उसके बीच में उनके अपने आपसी विवाद हुए। तो इस तरीके से बहुत बातें, विवाद उनके साथ जरूर जुड़ा रहा, लेकिन उसमें कोई सुसाइड करने की और इस तरीके की बातों को लेकर जरूर आश्चर्यचकित है। बिल्कुल अजय, एक अंत में ये सवाल कि जो संत समाज ही परेशान होगा, उनका क्या कहना है, और बाघम्बरी मठ का महत्व? देखिए, जो बाघम्बरी गत का जो महत्व है वो बता दें कि वो बहुत बड़ा महत्व बाघम्बरी मठ का इसलिए बनता है क्योंकि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिनकी पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्धि है लेटे हुए हनुमान जी की, और उस तरीके की प्रतिमा कहीं नहीं है। संगम के किनारे है,
तो एक बहुत बड़ा महत्व वहां से जुड़ता है। दूसरा, बाघंबरी मठ जो है वो निरंजनी अखाड़े से जुड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने महानिर्वाणी की भी जमीन है। तो जब कुंभ में पेशवाई निकलती है तो वो निरंजनी और महानिर्वाणी दोनों की पेशवाई बाघंबरी मठ के गद्दी के जमीन से ही निकलती है, यानी एक वो भव्य वातावरण वहां दिखाई पड़ता है, उसका एक महत्व होता है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि कुछ हफ्ते पहले ही नरेंद्र गिरी से उनके शिष्य आनंद गिरी ने उनके कदमों में लिपट कर उनसे तमाम गलतियों के लिए माफी मांग लिया था। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। हालांकि आनंद गिरी का यह भी कहना था कि नरेंद्र गिरी जी के आसपास ऐसे लोग थे जो उनसे उनके शिष्य के बीच की दूरी को बढ़ा रहे थे, और इसका मुख्य कारण था कि उनके आसपास रहने वाले तमाम लोग चाहते थे कि आश्रम की जो संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, उसे औने पौने दामों में बेच दिया जाए, दूसरों को लाभान्वित किया जाए। ऐसे में उनके शिष्य आनंद गिरी ने इस बात का जिक्र किया है कि उसने इसके विरोध में आपत्ति जताई, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के आसपास रहने वाले लोगों ने उनके और शिष्य आनंद गिरी के बीच में जहर बोया और आज उसका खामियाजा उसे जेल जाकर भुगतना पड़ रहा है, वह भी अपने गुरु को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हम नागाओं को एक नारा दिया था, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। आज ये विवाद गुरु शिष्य का नहीं है। मैं हार जाऊं या वो हार जाएं, मैं जीत जाऊं या वो जीत जाएं, इस बात पे नहीं है। बात इस पे है कि आज प्रयागराज की अस्मिता पे ही ये सवाल है। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर बाघंबरी मठ की 40 करोड़ की जमीन बेच डालने का आरोप लगाया। बीच में आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को नार्को टेस्ट कराने की भी चुनौती देने लगे। मैं सच या झूठ बोल रहा हूं, उसके लिए चाहे तो सरकार की मदद लेकर के नार्कोटिक टेस्ट भी मेरा कराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा ये भी करूंगा कि उधर से भी नार्को टेस्ट हो और अगर वो दोषी पाए जाए तो उन पे भी कार्रवाई करने का आप सामर्थ्य रखें। जरा मुझे बताइए कि ये बड़ा सवाल नहीं है। उनका शिष्य हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी पुलिस वालों से अक्सर घिरा रहते थे। उनके आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। क्या ये तमाम चीजें जांच के दायरे में नहीं आती? और अर्नब और इनमें से तमाम पत्तलकार जो तमाम जांच एजेंसियों के जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही अपने मनोअनुसार नागपुरिया नाना जी के आदेश पर जिसे चाहे उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। कटघरे तो छोड़े, उसे फांसी के फंदे पर लटका तक देता है। आपको याद है रिया चक्रवर्ती, आपको याद है सोनिया गांधी पालघर केस, किस तरीके से एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी इटली वाली, इस तरीके से देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ, जो कि देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी की अध्यक्षा है, उसके खिलाफ इस तरीके से गैर जिम्मेदारा बयान देना, क्या यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है? और ऐसे वक्त में जब उस हत्या को अंजाम किसी मुसलमान ने नहीं दिया था, आज क्यों चुप है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस हत्याकांड में भी, जी हाँ, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये भी हत्याकांड है। इसका खुलासा आने वाले दिनों में जरूर होगा और उनकी हत्या कोई मुसलमान ने नहीं की। अब आप ही सोचिए कि ऐसे में अर्नब जैसे पत्रकारों को क्या यहाँ निवाला मिल पाएगा? नहीं ना। और ऐसे भी उत्तर प्रदेश में उसके फूफा जी का सरकार है। आखिर फूफा जी के खिलाफ
उन पर सवाल कैसे उठाएं? कुल मिलाकर ये सभी डिजाइनर पत्रकार हैं। इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये टीआरपी के लिए अपने पापा, फूफा, मौसा, नाना, मामा इन सब के चरणों के चरण वंदना के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को ताक पर रखने के लिए तैयार ही बैठे हैं। ऐसे में इनके बारे में और ज्यादा क्या कहना। अंत में एक बार इतना ही कहूंगा कि अर्नब, थूकता हूं मैं और थूकता है ये पूरा भारत तुम और तुम्हारे जैसे पत्रकारों पर। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पे आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।